मैंने कहा था असाइनमेंट नहीं की तो खड़े हो जाए, वो बैठ क्यों गए? मैं बैठने के लिए थोड़ी कहा। एक्चुअली इन्होंने आपको कहा, एक्चुअली आप इनका हर बात मानते हैं इनकी। पीछे सब लोग बैठे हैं, आप भी बैठ जाएं। अच्छा लेक्चर भी स्टार्ट करें, ठीक है बैठ जाए। असाइनमेंट कल से करके आनी है। और ये पीछे आप लोग भी जिन असाइनमेंट रिटन फॉर्म में नहीं करके आए, असाइनमेंट रिटन फॉर्म में करनी है और कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म में करनी है आपने। आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज हमने दो काम करने हैं। एक तो डिस्कशन करनी है कल की होम असाइनमेंट की, होम असाइनमेंट आपको दी गई थी, और फिर नेक्स्ट चैप्टर पे हम जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर के नोट्स तो हम भूल गए। चलिए वो ऐसा कीजिएगा, आप नोट कर लें, यहाँ पे तस्वीर खींच लीजिएगा, आपको कल नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है? अच्छा चलिए ठहरे होम असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद आप मुझे 2 मिनट दीजिएगा, हम वो कॉपी करवाने के लिए अरेंज कर लेंगे। प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट। आज की होम असाइनमेंट नोट कर लीजिए। बुक में से क्वेश्चन नंबर 10, 12, 14 आईकैप की बुक में से 3, 6, 15, 18, 31 जो आपने रिटन फॉर्म में होम असाइनमेंट करनी है जी। ये असाइनमेंट वॉल्यूम 2 है, आपको वॉल्यूम 2 भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा इसके साथ, जहाँ पे नोट्स मिलेंगे। नहीं बल्कि हाँ, ये तो वॉल्यूम 2 आपको प्रोवाइड किया गया। ये कोड ऑफ एथिक्स वाले का होमवर्क है जो चैप्टर 7 है, चैप्टर 8 का नहीं है। अभी चैप्टर 8 का कोई होमवर्क आज आपको नहीं दिया जा रहा, सिर्फ आपने कंसेप्ट समझना और उसको घर जाके याद कर लेना, क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स वाला जो है वो ज्यादा अहम है, और उसमें अगर असाइनमेंट आपने किया तो आपको कम टाइम मिलेगा, आप 2 चैप्टर की असाइनमेंट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि चैप्टर 7 के भी क्वेश्चन ज्यादा। चलते हैं अब हम असाइनमेंट डिस्कशन की तरफ जी। ओके, एक मिनट पॉज कीजिएगा जी। असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। असाइनमेंट में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 और आईकैप के क्वेश्चन बैंक में है क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है डिस्कस द थ्रेट्स दैट मे बी इन्वॉल्व्ड एंड द रिलेटेड सेफगार्ड्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। डिस्कस द थ्रेट्स, पता चला किस टॉपिक का क्वेश्चन है? कोड ऑफ एथिक्स का, शाबाश। थ्रेट्स डिस्कस करने हैं एंड रिलेटेड सेफगार्ड्स, तो क्या हम इसमें सिग्निफिकेंस को डिस्कस करेंगे? बिल्कुल। और चूंकि मार्क्स मुझे कम लग रहे हैं, 3, 4, 5 ही तकरीबन, तो मेरा ख्याल है थ्रेट्स को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली थ्रेट्स को हम एक्सप्लेन नहीं करते, थ्रेट्स बता देते हैं, उनकी सिग्निफिकेंस को डिस्कस कर देते हैं। और फिर सेफगार्ड से मुराद क्या है? कोर्स ऑफ एक्शन। Anwar, an ex-trainee has recently rejoined your firm. He is interested in acting as the engagement manager on Curtains Limited, where he had been employed during the past 2 years. पिछले 2 साल से क्लाइंट में काम करता रहा है, अब वो क्लाइंट से उठ के हमारी फर्म में आ गया, और अब प्लान हो रहा है कि उसको दोबारा भेजा जाए, उस टीम मेंबर बना के उसी क्लाइंट में भेजा जाए जिसमें उसने 2 साल काम किया है। ये कौन से वाला केस है बताइए? इनकमिंग वाला, आउटगोइंग वाला? इनकमिंग वाला केस है, शाबाश, इनकमिंग वाला केस है। तो इसमें बताइए कौन सा थ्रेट अराइज होगा? सेल्फ रिव्यू थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट, फेमिलियरिटी, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, शाबाश। हाँ, वो जो एज एंगेजमेंट मैनेजर का मतलब ये है कि वो हमारी ऑडिट फर्म की तरफ से टीम का हिस्सा बन के, और टीम में क्या बन के? मैनेजर बन के जा रहा है। मैनेजर की पोजीशन नॉर्मली थोड़ा सीनियर लेवल की होती है जी। तो सिग्निफिकेंस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? इस सिचुएशन में क्या सिग्निफिकेंस के फैक्टर्स लिखे हुए हैं? क्या लिखे हुए हैं? पोजीशन फर्म में, पोजीशन क्लाइंट पे, और टाइम कितना पास हुआ, क्यों है? अच्छा, अब ये बताइए कि हमने सेफगार्ड, कोर्स ऑफ एक्शन में क्या बताना है? सेफगार्ड्स में सेफगार्ड नहीं डिपेंड करता है कि सेम ईयर में आप उसको टीम का हिस्सा बनाने जा रहे हैं या कि सब्सिक्वेंट ईयर में। अगर तो सेम ईयर है तो उसे टीम का हिस्सा नहीं बना सकते। अगर जिस ईयर में उसे ऑडिटर बना के भेज रहे हैं उसी साल में वो क्लाइंट में भी काम कर चुका है, तो थ्रेट्स बहुत ज्यादा हैं, उसको पॉइंट ना करें। और अगर 1 साल के बाद, यानी क्लाइंट छोड़े उसे साल से ज्यादा अरसा हो गया, फिर पॉइंट कर रहे हैं, तो फिर पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि थ्रेट अभी निस्बतन कम हो गया पिछले साल की निस्बत, लेकिन थ्रेट बहरहाल अभी भी है तो सही, तो सेफगार्ड्स क्या होंगे हमारे?
Restructure responsibilities and independent appropriate reviewer to review work done. क्लियर हो गया ये? अच्छा, एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर जो सोल्यूशन में लिखा हुआ है ना इसका सोल्यूशन, उसमें शायद कुछ क्या लिखा हुआ, क्या कह रहे थे? उसमें सिग्निफिकेंस नहीं है। देखिए आपने रूल बनाना है कि सिग्निफिकेंस पूछे या ना पूछे, हर केस में लिखना है। आप क्लास के बाद मुझे नोट करवा दीजिएगा, मैं अपने पास इसको ऐड कर लूं ताकि जो नेक्स्ट सेशन में हाँ आपको स्टूडेंट्स को ये मिले। इसमें अगर सब्सिक्वेंट देखे जो तो असाइनमेंट करके आता मेरे भाई, ना असाइनमेंट करके आते हैं ना ही क्लास में डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और फिर पूछते भी हैं एक सवाल। इनका क्वेश्चन ये है कि सर ये जो रिस्ट्रक्चरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सेफगार्ड है और एप्रोप्रिएट रिव्यूअर वाला, ये सिर्फ पहले साल अगर उसको बेचते हैं उसके लिए है ना, बाद में सब्सिक्वेंट ईयर में अगर बेचते हैं तब तो ये सेफगार्ड एप्लीकेबल नहीं है भाई, सब्सिक्वेंट ईयर में ही एप्लीकेबल है। फर्स्ट ईयर में तो हमने सीधी दो तरफी बात कर दी है कि इसको नहीं भेजना, अपॉइंट ही नहीं करना। एंगेजमेंट देखें, आपने इससे ज्यादा नहीं सोचना कि रिस्पांसिबिलिटी रिस्ट्रक्चर करके उसके जिम्मे कौन सी जिम्मेदारी लगाएंगे। वो फर्म में बहुत से रोल एंड रिस्पांसिबिलिटीज होती है, ठीक है। लाजमी नहीं कि मैंने एंगेजमेंट पार्टनर पूरी ऑडिट को देख रहा होता है। इसके अलावा एंगेजमेंट पार्टनर से नीचे जो मैनेजर्स होते हैं ना, वो नॉर्मली स्पेसिफिक एरिया को देख रहे होते हैं। कुछ मतलब एक हो सकता है इनकम स्टेटमेंट को देख रहा हो, दूसरा मैनेजर सिर्फ बैलेंस शीट को देख रहा हो। छोटे क्लाइंट में वो एक मैनेजर भी हो सकता है कि सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख रहा हो, लेकिन बड़े क्लाइंट में याद रखिए एक से ज्यादा मैनेजर्स होते हैं, वो अपना अपना एरिया देख रहे होते हैं। अगर पार्टनर आ जाता फिर हम रिस्ट्रक्चरिंग वाला बात ना लिखते, हाँ फिर हम रिमूवल वाली बात लिखते कि इस पार्टनर को हटा के, नहीं विड्रॉ नहीं, पार्टनर रिमूव भी तो हो सकता है कि इसकी बजाय किसी दूसरे पार्टनर को ले आए, फिर वो बात लिखते। और अगर नहीं हो सकता तो फिर विड्रॉ कर सकते, फिर विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। C5 लेवल में उसने केस स्टडी पूछी, उसने कहा फर्म है उसका एक ही पार्टनर है और कोई पार्टनर है ही नहीं, उसमें हम क्या उसको ये कह सकते हैं कि रिमूव द एंगेजमेंट पार्टनर? नहीं कह सकते थे, हमने उसने रिमूव के बजाय सीधा वही सेफगार्ड बताया, विड्रॉ, ठीक है। दूसरा ऑफिस नहीं है ना कोई और भी पार्टनर। अच्छा, ये भाईजान ने एक लीगल पॉइंट उठाया, उन्होंने कहा सर अगर वो एक ही पार्टनर है तो उसे पार्टनर क्यों कहा जा रहा है, उसे तो सोल प्रोप्राइटर कहा जाना चाहिए। देखिए प्रैक्टिस ये है कि अगर सोल प्रोप्राइटर भी हो ना, उसको भी हम फर्म ही कहते हैं, उसके लिए भी टर्म यूज करते हैं फर्म, और जो उसमें लीड कर रहा होता है यानी सोल प्रोप्राइटर है, उसके लिए भी वर्ड पार्टनर ही यूज करते हैं। प्रैक्टिस की टर्म है ये लीगल, हाँ हालांकि वो पार्टनरशिप नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस में हम चूंकि यूज करते हैं, उसके लिए भी एंगेजमेंट पार्टनर का वर्ड यूज करते हैं। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम जी? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिस्ट्रक्चर कर दे उसके बाद भी एप्रोप्रिएट रिव्यूअर को अपॉइंट करने की जरूरत है? यस है बिल्कुल है, क्योंकि है तो उसी क्लाइंट पे, तो चले थोड़ा सा कम हो, यूं कह ले सेल्फ रिव्यू थ्रेट कम हो गया एक तरह से, फैमिलियरिटी तो भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन बहरहाल हमने थ्रेट वाइज सेफगार्ड नहीं बताते, ये तो सिर्फ उन्होंने क्वेश्चन पूछा समझाने के लिए मैं कह दिया आपने थ्रेट वाइज नहीं सोचना, मना किया है ना मैंने आपको। आपने सेफगार्ड सोचते हैं सिचुएशन के क्या होते हैं, ये नहीं सोचना कि ये वाला थ्रेट इस वाले, ये वाला सेफगार्ड इस वाले थ्रेट के लिए है, ये वाला सेफगार्ड, ये नहीं सोचना, बल्कि क्या सोचना है सिचुएशन के लिहाज से क्या थ्रेट है, वरना आपका ऑडिट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जब आप थ्रेट लेवल पे सोचना शुरू हो जाएंगे, इसका क्या सेफगार्ड है, इसका क्या सेफगार्ड है। नहीं सिचुएशन 18 सिचुएशन है, 2 दिन लगाएं आप, 2 घंटे याद हो जाते हैं कोड ऑफ एथिक्स पर, 10 नंबर पक्के, 10 नंबर 4 घंटे टिक के मेहनत कर लेना, 10 नंबर कम से कम 10 नंबर पक्के हैं आपके, सिचुएशन याद कर ले सर जी। 12 घंटे में ऑडिट पास नहीं है भाई, पता नहीं ऑडिट आप किस चीज को कहते हैं, ये नहीं पास होता जी। अल्लाह के बंदे एक दफा कलम दिया भाईजान, सारे बात सुन लें। नहीं थ्रेट नहीं, मैं आप पहले थ्रेट के सवाल पे, फिर वही सवाल सिग्निफिकेंस का पूछेंगे, फिर वही सवाल सेफगार्ड का पूछेंगे, मैं सारे बता रहा हूँ। ये वॉल्यूम 2 में ना सॉल्यूशन जो है ना, ये सजेस्टेड सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें हो सकता है गलती की वजह से मैं कोई सेफगार्ड ना लिख पाया हूं, ठीक है, कोई सेफगार्ड ना लिख पाया, या हो सकता है सिग्निफिकेंस का कोई फैक्टर ना लिख पाया हूं, या हो सकता है कोई थ्रेड ना लिख पाया हूं। तो अगर ऐसे भैया माफ कर दीजिए मुझे, वॉल्यूम 1 जो लिखा है ना उसको फॉलो करना है आपने, ठीक है। वॉल्यूम 1 जो है उसमें जो लिखा है ना थ्रेड, वो फाइनल है। जो वॉल्यूम 2 में केस स्टडी सॉल्व करते हुए ना, ठीक है, उसमें हो सकता है, उसमें बाजू का ऊंच नीच हो सकती है, अगर वैसे होगी नहीं, अगर कोई ऐसी है तो आपने मुझे बताना जरूर है, ताकि ऐसी कोई इनकंसिस्टेंसी है तो उसको दूर किया जा सके,
ठीक है। लेकिन अगर कहीं इनकंसिस्टेंसी हो, अब आपने अल्टरनेटिव मुझसे पूछ लिया ना फर्दर प्रोसेस परफॉर्म करते हुए, तो मैं सारी इनकंसिस्टेंसी का एक ही जवाब दे रहा हूं। अगर कभी वॉल्यूम 1 के मटेरियल में और वॉल्यूम 2 के सॉल्यूशन में किसी क्वेश्चन में इनकंसिस्टेंसी है, वॉल्यूम 1 प्रिवेल करेगा, वॉल्यूम 1 को प्रेफर कर। ठीक है भाई, और कोई सवाल? अब बी की तरफ चलें। हाउस लिमिटेड owns the building in which Karachi office of your firm is located. क्लाइंट की बिल्डिंग में हमारा ऑफिस। HL owns multiple projects across the city and provides its premises to various concerns on rental basis. इस लाइन की क्यों बता रहा है मैं? ये लाइन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। HL has requested your firm to become its auditor for the year ending 30th June 2018. उसने दो में से एक बात बताई, दूसरी नहीं बताई। उसने ये बताया ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, आम जानते बेसिस पे है कि नहीं ये नहीं बताया। सबसे पहले बताइए, एक मिनट, जिस ये भाईजान जिन्हें मैंने आज तक देखा ही नहीं क्लास में, ये भाईजान मुझे ये बताइए कि ये सिचुएशन कौन सी है? सिचुएशन कौन? अच्छा, आपने भी मुझे पहली दफा देखा है। साथ वाले भाई बता दे जी भाई, सिचुएशन कौन सी है? बिजनेस रिलेशनशिप। लगा इसको, एक लगा इसको। हाँ, अब आया ना लाइन पे। परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम क्लाइंट। थ्रेट कौन सा राइज होता है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। और पक्की बात है। चलिए, इवैल्यूएशन में फैक्टर्स हैं इसके। हाँ, अगर इवैल्यूएशन में हम लाइन लिखते होते हैं, वैसे फैक्टर्स नहीं, लाइन कि अगर ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और आर्म लेंथ बेसिस पे है तो कोई थ्रेट राइज नहीं होगा, कोई थ्रेट राइज नहीं होगा, वरना थ्रेट राइज होगा। और सेफगार्ड में क्या लिखना है कि ये रिड्यूस करे मैग्नीट्यूड और विड्रॉ। अच्छा, इसमें एक चीज और लिख लें, आपने जब फैक्टर्स को डिस्कस करना होता है तो उसमें आर्म लेंथ बेसिस को लाजमी डिस्कस करना है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस को बताया, आर्म लेंथ बेसिस नहीं बताया। तो हम कहेंगे अगर ये आर्म लेंथ बेसिस पे है तो हमारा थ्रेट कम हो जाता है। क्लियर हो गया? ये सिचुएशन समझ आ गई कौन सी है? थ्रेट क्लियर हो गया कौन सा है? सेफगार्ड भी समझ आ गए? ठीक है जी। वो कह रहे हैं इस सिचुएशन में थ्रेट अराइज। अच्छा चले, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। इसमें उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बताया हुआ है, जरा गौर से सुनेगा ये सवाल। ये आपकी अप्रोच सेट करेगा, कंसेप्ट नहीं क्लियर करेगा, लेकिन आपकी अप्रोच सेट करेगा, ये ज्यादा है। उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्वेश्चन में बताया क्लियर। अगर वो साथ में ये भी बता देता कि आर्म लेंथ बेसिस पे ही रेंट एग्री हुआ है, क्या आप क्वेश्चन में ये लिखते कि इस सिचुएशन में कोई थ्रेट राइज नहीं होता? देखिए, सॉल्व करने की ना एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है, जिसमें हम पहले उस सिचुएशन के थ्रेट डिस्कस के, नॉर्मली सिचुएशन में क्या थ्रेट होते हैं, उसके बाद इस स्पेसिफिक सिचुएशन की तरफ आते हैं। तो पहले हमने उसे बताना है कि क्लाइंट से, हम ये नहीं बता रहे स्टार्ट में कि इस सिचुएशन में थ्रेट अराइज, हम ये कह रहे हैं कि परचेज, नॉर्मली परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज से सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज होता है, जिसकी सिग्निफिकेंस इन फैक्टर्स पे डिपेंड होती है। ठीक है, ये हमारे जो पहले, अगर आप नोट करें ना, तो जो पहले दो पॉइंट होते हैं ये तो एज इट इज तकरीबन रिप्रोडक्शन के होते हैं, यानी जितनी भी केस स्टडीज होंगी उस सिचुएशन से जो रिलेट कर रही है वो सेम आते हैं। सेफगार्ड में शायद कभी कभार एका दुका पॉइंट का फर्क पड़ जाए, जैसे हमने देखा किसी क्वेश्चन में वो कहता है कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट था, टीम मेंबर ने डिस्क्लोज कर दिया, किसी में कहता है कि इस बारे में नहीं बताता डिस्क्लोज किया कि नहीं, तो हम सेफगार्ड कभी एक ज्यादा कर देते हैं, कभी वो नहीं लिखते, तो उसमें थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। लेकिन याद रखना, आपका आंसर सिस्टमैटिकली होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको पता है स्पेसिफिक सिचुएशन में थ्रेट राइज नहीं भी हो रहा, तो लेकिन पहले आपने उसे बताना है कि इस तरह की सिचुएशन में ये थ्रेट होते हैं, इनकी सिग्निफिकेंस ये होती है। इस सिचुएशन में चूंकि ये आर्म लेंथ बेसिस पे भी है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन भी है, इसलिए कोई थ्रेट सिग्निफिकेंट नहीं है, नो कोर्स ऑफ एक्शन रिक्वायर्ड। लेकिन यहां पे चूंकि उसने एक चीज मिस कर दी है, तो इसलिए हम कहेंगे उसमें कोर्स ऑफ एक्शन में अगर तो ये आर्म लेंथ बेसिस पे है तो फिर कोई इशू नहीं है, नो एक्शन रिक्वायर्ड। और अगर आर्म लेंथ बेसिस पे नहीं है तो फिर इसे मैग्नीट्यूड रिड्यूस कर देना चाहिए, या आर्म लेंथ बेसिस पे ले आए, आर्म लेंथ बेसिस पे ले आए, नहीं तो विड्रॉ कर दे। क्लियर हो? यानी हमारी सॉल्व करने की अप्रोच हमेशा सिस्टमैटिकली रहेगी। और कोई क्वेश्चन? सी, विंडो लिमिटेड एन ऑडिट क्लाइंट ऑफ योर फर्म हैज अप्रोच्ड द टैक्सेशन डिपार्टमेंट ऑफ योर फर्म टू रिव्यू द इनकम टैक्स रिटर्न। टैक्स डिपार्टमेंट के पास आया ना, टैक्स डिपार्टमेंट से तीन तरह की सर्विसेज क्लाइंट ले सकता है, हर सिचुएशन अलग है,
टैक्स एक सर्विस नहीं है, टैक्स में डिफरेंट सर्विसेज होती हैं, हर सिचुएशन रहता है। ये कौन से वाली है? टैक्स पहले वाली, टैक्स रिटर्न वाली। रिव्यू का तो क्या लिखेंगे? नो थ्रेट है। जनरली प्रिपरेशन ऑफ टैक्स रिटर्न या रिव्यू ऑफ टैक्स रिटर्न से कोई थ्रेट अराइज नहीं होता। ये सिर्फ पूरे के पूरे कोड ऑफ एथिक्स में उसने बहुत बेतहाशा सिचुएशन डिस्कस किया है, सिर्फ एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें कोई थ्रेट अराइज नहीं होता, टैक्स रिटर्न से रिलेटेड, टैक्स रिटर्न से रिलेटेड। और इसकी जस्टिफिकेशन वो ये देते हैं क्योंकि ये एफबीआर ने इंडिपेंडेंटली इसको खुद चेक करना होता है। आप इसमें क्लाइंट को जितनी मर्जी फेवर दे दें फिर भी एफबीआर वाले एज इट इज नहीं एक्सेप्ट करते रिटर्न को। ये क्लियर हो गया? कभी वो कह रहे हो कभी भी आ जाएगा टैक्सेशन आया तो हम कहेंगे नो इशू। मैंने ये नहीं पढ़ा, अभी कल पाया टैक्स के 3 केसेस हैं, सिर्फ टैक्स रिटर्न में नो इशू, बाकी के 2 केसेस कौन से हैं? डेफर्ड टैक्स वाला कौन सा, उसको कहते क्या? कैलकुलेशन ऑफ टैक्स और टैक्स डिस्प्यूट। इनमें थ्रेट अराइज होंगे, सिर्फ टैक्स रिटर्न में थ्रेट अराइज नहीं होगा। हाँ भाई आप इधर आके बैठ जा, आपको समझा लिया तो सारी क्लास को समझा लिया, इधर आके बैठ जा मेरा भाई। ऑनलाइन में नहीं आ जाओगे, तू इधर ही आओगे, तू ऑनलाइन में नहीं आना। ये क्लियर हो गया? ये आगे चले क्या? व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम हो जाएगी जी। इनकम टैक्स रिटर्न टू बी फाइल्ड, एफबीआर वालों को हमने फाइल की है। टू बी फाइल्ड का मतलब है फाइल करनी है, अभी की नहीं। नहीं, टू बी फाइल्ड का मतलब करनी है, कर दी है, नहीं है, करनी है। कोई थ्रेट नहीं आएगा टैक्स रिटर्न के केस में, कोई थ्रेट नहीं आएगा। क्वेश्चन 11, identify the threats which may be involved and suggest appropriate safeguard if any in following scenarios। 2 सिनेरियोज हैं। पहला, planning stage of annual audit of ABC Private Limited for the year ended 30th June 2016 is in progress. Engagement partner intends to include Kamran as a member of audit team who joined the firm last month. Before joining the firm, Kamran was employed in the finance department of ABC. Incoming के outgoing? इनका तो ये तो भी डिस्कस नहीं कर लिया हमने, क्लियर है जी। इसमें हमने क्वेश्चन को 2 हिस्सों में लेके जाना है। पहले थ्रेट और सिग्निफिकेंस तो बता देंगे, कोर्स ऑफ एक्शन 2 हिस्सों में लेके जाना है। एक, अगर सेम ईयर में इसको अपॉइंट करते हैं टीम मेंबर तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, और अगर नेक्स्ट ईयर में अपॉइंट करते हैं तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। और इसमें हमने इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट नहीं बताना, इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट नहीं बताना। क्यों नहीं बताना? उसने पूछा ही नहीं है। उसने पूछा क्या? थ्रेट्स बताएंगे ना। हाँ तो देखिए बात सेम ईयर की करा है, लेकिन कल कला को भी तो उसको भेज सकता है, तो माइंदा के लिए भी इसको ना बताएं। प्रैक्टिकली तो वैसे आपको बताया था ना, अगर फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो वो सेल कर दे तो कहानी खत्म हो जाती है। हम ये क्यों कह रहे होते उसके बाद भी कि अगर सेल नहीं करता तो उसको रिमूव कर दें। हमने ऑल पॉसिबिलिटीज को कवर करना होता है अपने सोल्यूशन में। तो इस साल में तो ठीक है बात कर रहा है, इस साल में तो सीधी बात करते हैं ना भेजो, लेकिन अगले साल भी तो उसे अगला कंसर्ट भी क्लियर करना है कि भाई अगले साल भी थ्रेट राइज होगा, उस सिचुएशन में आपको ये सेफगार्ड अप्लाई करना पड़ेंगे। सिर्फ 2 हरफी बात कह रहा हूं, सिचुएशन मैच करनी है आपने और छाप देनी है। सिचुएशन मैच मक्खी पे मक्खी मारे, बिल्कुल बिल्कुल जी मेरे भाई। नहीं क्या कह रहे हैं? एक मिनट चुप कर जाए, दोबारा बोलिए। ठीक है, तो सर वो उस टाइम क्लाइंट पे काम कर रहा था, अगर उस टाइम काम कर रहा तो फिर आपने इन्वॉल्व नहीं करना अगर वो आपकी फर्म में आ जाता है। नहीं, जिस साल में उसने क्लाइंट में काम किया है ना, अगर आप उस साल का ऑडिट कर रहे हैं तो फिर उसे नहीं करना। अगर उसे पिछले साल का कर रहे हैं, उसने 2020 में क्लाइंट का एम्प्लॉय रहा, अब हमने 2020 का ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं और उसने नवंबर दिसंबर में क्लाइंट को छोड़ दिया और फर्म में आ गया, उसको नहीं लेंगे। लेकिन 2021 में जब जाएंगे फिर उसको टीम का हिस्सा बना लेंगे, लेकिन सेफगार्ड। क्लियर? बी, Nasir is the audit manager on audit of Diamond Limited for the year ended 30th June 2016. Nasir has informed that his father owns 10,000 shares in DL. तो फादर से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, वो तो स्पाउस है। कोड ऑफ एथिक्स है, कोड ऑफ, ये तो पढ़ा हुआ था हमने। आगे चलें।
तो फिर बता दीजिए थ्रेड कौन सा राइज होता है, सेल्फ इंटरेस्ट और फैमिलियरिटी थ्रेड किसने लिखना है? हाँ शाबाश, उसका फादर शेयर ओन कर रहे हैं, क्लाइंट में एम्प्लॉय थोड़े ही है। सिग्निफिकेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल कहां पे? एट फर्म क्या एट क्लाइंट? एट फर्म। अच्छा क्लब के जो कंसेप्ट क्वेश्चन में समझाते रहो ना वो नहीं समझ आते, खुद से निकाल के ना किसी लफ्ज़ पता नहीं क्या कंसेप्ट निकाल के हंसते रहते हैं। अब कोई कंसेप्ट निकल ही नहीं रहा। अच्छा मैंने गौर किया तो मुझे लग रहा है एक कंसेप्ट निकल रहा है। चलें ठीक है। नासिर तो सेफगार्ड क्या है? सेफगार्ड क्या है? फर्म को बता दे। तो ये उसने क्या किया है? एक्सपोज किया, डिस्क्लोज करना था, अब हमको डिस्क्लोज कर दे। फाइनेंशियल और कन्विंस किया जाए कि रेलिवेंट टीम जो फैमिली मेंबर है डिस्पोज कर दे तो अच्छी बात, नहीं करता तो रिमूव कर दे टीम से और काम का एप्रोप्रिएट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, ये कल भी हमने किए थे। क्वेश्चन 13, डिस्कस द कैटेगरीज ऑफ थ्रेट एंड रिलेटेड सेफगार्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेशन। फैक्टर्स बताएंगे वैल्यूएशन के। A, your firm is the auditor of Prime Supermarkets Limited, a chain of supermarkets. During a promotional campaign, the management has distributed discount vouchers. Discount को underline करें, which have also been given to the audit team members. दो ऑप्शंस दे रहा हूं आपको, एक इंड्यूसमेंट्स वाले, एक परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज वाले। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है ये इंड्यूसमेंट वाला केस है? कितनों का ख्याल है ये परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज वाला केस है? मेरे लिहाज से ये परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज वाला केस है, क्योंकि अपनी प्रोडक्ट डिस्काउंट में बेच दे रहा हूं। डिस्काउंट वाउचर का मतलब ये है ना। देखिए अगर क्लाइंट यारे भाई मैं इसीलिए हाजिर होता हूँ, हाँ आप उनसे तो पूछ रहे, मेरे से पूछ लेना, मेरे से पूछ लिया करें। कभी घर के करीब जो मोची बैठा है उससे जाके पूछा कंटिजेंट फी क्या होती है? पूछा? क्यों नहीं पूछता उससे? उसे नहीं पता, वो भाई भी सीख रहा है अभी उसे नहीं पता। मेरे से पूछ रहे, मेरे से सवाल ही पूछेगा। तो ये परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस वाला बताइए भाई साइंसदान बताओ, परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस कौन कौन सा थ्रेड राइज होता है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड और कोई थ्रेड राइज? सिग्निफिकेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड? बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है। परचेज ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप में तो थ्रेड राइज होता है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, इंटिमिडेशन थ्रेड, फैमिलियरिटी थ्रेड राइज नहीं होता, इंटिमिडेशन थ्रेड राइज होता है। ये सेल्फ, इसमें सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड राइज। सिग्निफिकेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजैक्शन, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस पे है कि नहीं? आर्म लेंथ बेसिस, हाँ जी ये कल पढ़ा था ना, कल वो पार्टनर वाला केस भी किया था। सेफगार्ड्स क्या है? ट्रांजैक्शन कम कर दे, आर्म लेंथ बेसिस पे कन्वर्ट कर दे, साइज ऑफ ट्रांजैक्शन रिड्यूस कर दिया जाए, या अगर ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं तो टीम ने एक्सेप्ट किया है, सॉरी मेंबर ने एक्सेप्ट किया उसको रिमूव कर दें, फर्म ने किया है तो। देखिए हमारा रूल ये होता है कि अगर किसी सिचुएशन कोई स्पेसिफिक सिचुएशन डिस्कस कर दी गई है ना तो हमने जनरल की तरफ नहीं जाना, स्पेसिफिक की तरफ जाना। वरना परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस असल में बिजनेस रिलेशनशिप की एक एग्जांपल है। आपने नोट किया मैंने बिजनेस रिलेशनशिप के अंदर इसको इंक्लूड किया, असल में बिजनेस, लेकिन इसके ऊपर हम बिजनेस रिलेशनशिप का रूल नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि ये कोड ऑफ एथिक्स ने इसको अलग से डिस्कस किया। तो जब स्पेसिफिक सिचुएशन आ जाए तो हम जनरल कंसेप्ट उसके ऊपर अप्लाई, इसीलिए इस परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस को ना बिजनेस रिलेशनशिप के मुताबिक हम डिस्कस कर रहे हैं और ना ही हम इसको इंड्यूसमेंट के मुताबिक डिस्कस कर रहे हैं। बी, you are the manager on the audit of Abe Textile Mills Limited. The client has requested you to send 2 staff members on secondment for 3 months to assist the CFO as his 2 senior accounting temporary staff services. जी सेकंड लास्ट बेंच पे जो भाई बैठे हैं आप बताइए
हम तो दाएं बाएं देख रहे हैं वही। सिचुएशन कौन सी है? टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज वाली। थ्रेट कौन सा राइज होगा? सेल्फ रिव्यू टेस्ट, सॉरी सेल्फ रिव्यू थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट भी राइज होगा, एडवोकेसी थ्रेट वो भी राइज होगा ना। एक मिनट है, एडवोकेसी थ्रेट भी राइज होगा ना? नहीं किया याद, होगा, वो भी राइज होगा। सिग्निफिकेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? सिग्निफिकेंस के फैक्टर्स हैं, सिग्निफिकेंट फैक्टर नहीं सिचुएशन में। सेफगार्ड बताइए। क्या अगर इसी को टीम का हिस्सा बना के भेजना, भेज सकते हैं? तो कह रहे नहीं भेज सकते भाई। भेज सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्ट्रक्चर कर लें, रिव्यू करवा लें। शॉर्ट टर्म के लिए भेजना है, मैनेजमेंट के डिसीजन में पार्टिसिपेट ना करे, क्लाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करे, ये सारे सेफगार्ड है इसके। रिव्यूअर की बात होगी। हाँ जी बिल्कुल। 20 क्वेश्चन समझ आइए आपको जी? अच्छा ब्रेक क्यों दे रहे हैं? बात बढ़ जाएगी ब्रेक दे। अच्छा जल्दी सवाल पूछ ले। हाँ जी, ये नहीं बताया कि हम उन्हीं मेंबर्स को जो है वो ऑडिट लाइन में भी, ऑडिट टीम में भी शामिल करके लेके जा रहे हैं। उनका क्वेश्चन ये है, उनका क्वेश्चन ये है कि सर इस क्वेश्चन में उसने ये तो बताया नहीं कि उन्हीं 2 मेंबर्स को हमारी टीम का हिस्सा बना के भेज रहे हैं। अच्छा अगर उन 2 को ऑडिट टीम का हिस्सा ना भी बना के भेज रहे हो, ना भी बना के भेज रहे हो, लेकिन थ्रेट तो फिर भी राइज होता है ना कि वो हो सकता है जाके मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, जो उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन याद रखें इसमें असल में एक है आसान, आपके सवाल का एक है आसान जवाब, एक है थोड़ा टेक्निकल। कौन सा जवाब दो? टेक्निकल। अच्छा टेक्निकल, आसान आसान सोचूंगा, शाबाश। मैं दोनों बता देता हूं। आसान इसका जवाब यह है कि पूरे के पूरे कोड ऑफ एथिक्स में हर सिचुएशन में सिर्फ एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें थ्रेट राइज नहीं होना, टैक्स रिटर्न वाली। बाकी हर सिचुएशन में आपने थ्रेट राइज करना। एग्जाम में पूछ ले तो ये थोड़ी लिखेंगे नो थ्रेट, 5 नंबर दे देगा, ठीक है? नहीं, ये आसान वाला है। टेक्निकल ये है कि वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि टीम मेंबर से कर रहा है रिक्वेस्ट कि अपने 2 बंदे दे दो, और हम कौन है? यू आर द मैनेजर ऑन ऑडिट ऑफ टैक्स। तो जाहिर है हमसे वो हमारे बंदे ही मांगेगा। मैं मैनेजर हूं अगर, और मेरे से रिक्वेस्ट कर रहा है, तो मैं अपनी टीम के बंदे ही दो दूंगा ना, दूसरे मैनेजर की टीम को थोड़ी दे दूंगा। समझ रहे हैं? तो इसीलिए ये अंडरस्टूड, ऊपर उसने पहली लाइन में ये बता दिया जी। वही बताने चाहिए कि हम उनको भी दया देंगे। हाँ, हमें सेफगार्ड वही बताने चाहिए कि हम उनको पहले तो जब वो ये टेम्परेरी सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहे होंगे ना, उस वक्त कुछ हदायत देंगे। शॉर्ट टाइम के लिए जा रहे हो आप, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना, क्लाइंट रिस्पॉन्सिबल होगा। इन्होंने कोई गलती कर दी, हमें नहीं कहा क्लाइंट कि इन्होंने गलती कर दी, ये पॉइंट। और फिर उसके बाद वो वाले सेफगार्ड जो उस वक्त परफॉर्म किए जाएंगे जब इसको ऑडिट टीम का हिस्सा बना के बाद में भेजा जा रहा है, वो कौन से होंगे? रिस्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिव्यू। सी फाइन पेट्रोलियम लिमिटेड एफपीएल इज द ऑडिट क्लाइंट ऑफ योर फर्म फॉर 5 years। नहीं राइज होता, फर्म है, टीम मेंबर नहीं है कोई, फर्म है, फर्म टीम मेंबर नहीं है। लेकिन आगे चल के देखें, शायद आगे कुछ ना कुछ होगा। During the year, engagement partner has been changed due to mandatory rotation as per Code of Corporate Governance. Code of Corporate को हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो ये कहता है कि 5 साल के बाद हम सेम पार्टनर को बर्दाश्त नहीं करेंगे, फेमिलियरिटी थ्रेट बहुत ज्यादा हो जाता है। उसने कहा अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहता है 5 साल बाद पार्टनर बदलो, हमने बदल दिया। However, firm has decided to retain Atif, the audit manager, who has been involved in the audit of FPL for the past 5 years. इस बंदे ने चैप्टर 6 पढ़ा हुआ है, चैप्टर 7 नहीं पढ़ा। चैप्टर 6 कहता है पार्टनर को चेंज करो, और चैप्टर कोड ऑफ क्या कहता है? पूरी टीम पे थ्रेट राइज होता है। तो बताइए ऑडिट मैनेजर जो है इसको भी रोटेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कौन सा केस है? लोग बाकी सारा छाप देंगे आप। चलिए नेक्स्ट और की क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं, चलिए इसको करते हैं क्लोज। कल की असाइनमेंट नोट कर लें आप जी।
एक में कह रहा है डिस्कस द कैटेगरीज ऑफ थ्रेट, एक में कह रहा है डिस्कस द थ्रेट। कोई फर्क नहीं, फर्क होता तो मैं खुद से ना आपको बता देता, कोई फर्क नहीं। एक में कहा डिस्कस द थ्रेट, एक में कहा आइडेंटिफाई द थ्रेट, कोई फर्क नहीं होता तो मैं खुद से ना बता देता। ठीक है, कोई फर्क नहीं है। जब डिस्कस करना है तो क्या थ्रेट की डेफिनेशन लिखनी है? नहीं, आपने सिर्फ बताना है कि इस सिचुएशन में लॉन्ग एसोसिएशन विद क्लाइंट क्रिएट्स फेमिलियरिटी थ्रेट वगैरह वगैरह, बस ये। अब चल भाई, चैप्टर मिल गया आपको? भाई ये एडजस्ट करते हैं इसको। चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंगेजमेंट लेटर। एंगेजमेंट लेटर आपको याद है, इससे पहले हमने कंसेप्ट पढ़ा है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, चैप्टर 5 में। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में हम दो काम करते हैं, एक एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं और दूसरा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्लाइंट के साथ एग्री करते हैं। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर में हमने 4 प्रोसीजर परफॉर्म किए। पहला, इवैल्यूएट किया क्लाइंट की इंटेग्रिटी को, अपनी कॉम्पिटेंस को, और फिर कंप्लायंस विद एथिकल एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स को, और प्री सिग्निफिकेंट फैक्टर। शाबाश शाबाश, ये 4। इसमें जो सबसे अहम प्रोबेबली पॉइंट था वो ये था कि कंप्लायंस विद एथिकल एंड लीगल। इसीलिए हमने अगले 2 चैप्टर्स इसको एक्सप्लेन करते हुए लगा दिए। चैप्टर 6 में हमने सीखा लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनकी कंप्लायंस करनी है हमने। चैप्टर 7 में सीखा एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, जिनकी कंप्लायंस करनी है हमने। अब फर्ज कीजिए लीगल रिक्वायरमेंट्स भी पूरी होगी, एथिकल रिक्वायरमेंट्स भी पूरी, अब क्या करना है? अपॉइंटमेंट एंगेजमेंट लेटर तय करना है। तो चैप्टर 8 रिलेट करता है हमारे एंगेजमेंट लेटर से। एंगेजमेंट लेटर मींस क्लाइंट के साथ जो एग्रीमेंट करना है वो। ठीक, इसमें पहला कंसेप्ट ये है, वो ये कहता है कि आपने इंश्योर करना है प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट प्रेजेंट है कि नहीं। लेटर साइन करने से पहले क्या इंश्योर करना है? एंगेजमेंट लेटर साइन करने से पहले क्या इंश्योर करना है? प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट। अगर प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट प्रेजेंट है तो साइन कर लो एंगेजमेंट लेटर। अगर प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट प्रेजेंट नहीं है, एंगेजमेंट लेटर साइन ना करो। बस ये बात है जो आज के लेक्चर में आपको समझानी है। लेकिन जाए नहीं अभी, लेकिन आपके जहन में एक सवाल आना चाहिए, सर प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज क्या है? ये तो हमें पता है। प्री कंडीशन हमने जिंदगी में पहली दफा सुना है लफ्ज, ये क्या है? इसको समझाए। अब मैं इसको समझाने लगा हूं आपको, ठीक है? क्या 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 समझाने लगा हूं? इसमें प्री कंडीशंस किसके? ऑडिट के। अच्छा, अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है अगर प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट के हैं कोई, तो प्री कंडीशन फॉर रिव्यू भी होंगे। रिव्यू भी होंगे, हाँ हो सकता है, हो सकता है ना, आगे चैप्टर होगा। और मजे की बात, अगर उसमें हुए ना तो एग्जैक्टली यही होंगे। इसका मतलब है एक तीर से 2 शिकार। प्री कंडीशन फॉर ऑडिट पढ़ेंगे, प्री कंडीशन फॉर रिव्यू भी याद। और अगर आप कहें तो सीफैप का कंसेप्ट भी समझा दूं। यहाँ पे आपको सिर्फ अब मैं आपको सीफैप का सिलेबस बता देता हूँ पहले। ऑडिट प्रैक्टिशनर 2 तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एश्योरेंस सर्विसेज और नॉन सर्विसेज। एश्योरेंस हमारे सिलेबस सीफैप में दोनों है, कैफ में सिर्फ एश्योरेंस। एश्योरेंस के अंदर 3 टाइप्स हैं, ऑडिट, रिव्यू और कुछ अदर भी हैं। कैश फ्लो फॉर, ये किसने बताया? हमारे सिलेबस में सिर्फ ऑडिट और रिव्यू है। ऑडिट और ये प्री कंडीशन, अब ये कंसेप्ट बिल्ड कर ले, काम आएगा आपके। ये एक तीर से 10 शिकार है। ये प्री कंडीशन फॉर ऑडिट है ना, इसी तरह प्री कंडीशन फॉर रिव्यू है, इसी तरह प्री कंडीशन फॉर अदर सर्विसेज है। तकरीबन हर सर्विस में प्री कंडीशन है। तो ये कंसेप्ट, हाँ अब ये ज़हन में रखिएगा, कंसेप्ट हमारा आपका हर इंगेजमेंट, चाहे किसी भी नेचर की इंगेजमेंट हो, हर इंगेजमेंट इंश्योरेंस है, नॉन इंश्योरेंस है, और इंश्योरेंस के अंदर कोई भी, हर एक में प्री कंडीशन। इसके नाम में ही कंसेप्ट छुपा हुआ है। प्री का मतलब बिफोर, कंडीशन शर्तें, वो शर्तें जो ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले पूरी होना जरूरी है। प्री कंडीशंस का मतलब क्या है? वो कंडीशंस, वो एक्टिविटीज, वो काम जो ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले जरूरी है। याद रखें, इस स्टेज पे अभी हमने क्लाइंट के साथ एंगेजमेंट लेटर एग्री नहीं किया।
प्री कंडीशंस ओके होंगी तो एंगेजमेंट लेटर एग्री करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए अगर प्री कंडीशन में कहीं ऐसा होता है ना कि कंडीशन पूरी नहीं है, आप ये अल्फाज नहीं लिख सकते टेक्निकली, आर्बिटर शैल विड्रॉ, आप ये अल्फाज लिखेंगे आर्बिटर शैल रिफ्यूज, आप ये अल्फाज लिखेंगे आर्बिटर शैल नॉट एक्सेप्ट, क्योंकि अभी एक्सेप्ट किया नहीं, बात भी करें कंसेप्ट, अभी एंगेजमेंट लेटर एग्री नहीं। प्री कंडीशन का लफ्ज यही है कि एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले, लेटर साइन करने से पहले क्या शराइत पूरी होना जरूरी है, वो है 2 जो हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। पहली कंडीशन, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना चाहिए। दूसरी, मैनेजमेंट एग्री करे प्रीमाइज पे, प्रीमाइज ऑन विच ऑडिट इज कंडक्टेड। प्रीमाइज क्या होता है? मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करे। प्रीमाइज का मतलब है मैनेजमेंट एक्सेप्ट्स एंड एक्नॉलेजेस इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू ऑडिटर, इंटरनल कंट्रोल। 3 याद है? ये हमने मेरे चैप्टर 2 में दोनों कंसेप्ट पढ़े थे। चैप्टर 2 में ये भी पढ़ा था कि मैनेजमेंट को चाहिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करे, अगर मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करती ऑडिट। और हमने भी पढ़ा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना चाहिए, एक्सेप्टेबल नहीं है ऑडिट नहीं करेगा। ये दोनों कंसेप्ट पढ़े, लेकिन ये नहीं पता था कि दोनों कंसेप्ट मिलकर प्री कंडीशन बन जाते हैं। 3 अल्फाज नोट कीजिए, जिसको तीनों में फर्क समझ आ गया वो अभी तक के ऑडिट में उसकी अच्छी ग्रिप है। इसका मतलब मैं, एक है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, पहला लिख ले भाई, लिख ले, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। दूसरा है प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट। तीसरा है प्रीमाइज ऑफ ऑडिट। ठीक है, ये तीनों फर्क कंसेप्ट है। सबसे पहले वाला सबसे कॉम्प्रिहेंसिव है, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। हाँ जी, फिर इसके बाद प्री कंडीशंस, ये अलग कंसेप्ट, फिर इसके बाद प्रीमाइज, ये अलग कंसेप्ट है। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में कौन सी 2 चीजें हैं? एक्सेप्टेंस प्रोसीजर, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। प्री कंडीशन में कौन सी 2 चीजें हैं? एक्सेप्टेबल, प्रीमाइज। और प्रीमाइज में कौन सी 3 चीजें? मैनेजमेंट एक्नॉलेज करे, अंडरस्टैंड करे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हीं 3 चीजों की जो पढ़ चुके हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, इंटरनल कंट्रोल की, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। कंडीशन समझ आ गया? और इसको कंपेयर भी करवा दिया मैंने। मिक्स नहीं करना, जिस ने मिक्स किया 0 नंबर, जिसने तीनों कंसेप्ट को मिक्स किया 0 नंबर। हाउ टू इंश्योर प्री कंडीशन आर प्रेजेंट, हमने इंश्योर करना ये दोनों प्री कंडीशन प्रेजेंट हो, प्रेजेंट होगी तो ऑडिट करेंगे, वरना नहीं। कैसे इंश्योर करेंगे प्री कंडीशन प्रेजेंट है कि नहीं? अब प्री कंडीशंस 2, इसीलिए हमारा क्वेश्चन भी 2 हिस्सों में जाएगा। यानी आपने सवाल पूछा सर प्री कंडीशन समझ आ गई क्या, ये बताए कैसे पता कैसे चलेगा कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है? कैसे पता चलेगा मैनेजमेंट ने प्रीमाइज से एग्री किया कि नहीं किया? हम कहेंगे हाउ टू इंश्योर प्री कंडीशन प्रेजेंट। इसको 2 हिस्सों में लेंगे, क्योंकि प्री कंडीशन में 2 चीजें हैं। पहले एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फिर प्रीमाइज। कैसे इंश्योर करेंगे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की डेफिनेशन याद है किसी को? एप्लीकेबल IFRS एग्जांपल है, उसकी डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन में एग्जांपल में फर्क होता है। एग्जाम में अगर आज एमसीक्यू मैटर को डिफाइन करें, आप कहेंगे फायर, वो तो उसकी एग्जांपल है, डेफिनेशन थोड़ा ही है। हाँ, applicable financial reporting framework is the financial reporting framework which is adopted by management in preparation of financial statement, considering nature of financial statement, purpose of financial statement, nature of entity, legal requirement. जिस क्राइटेरिया को सामने रख के मैनेजमेंट ने डिसाइड किया एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, उसी क्राइटेरिया को सामने रख के ऑडिटर डिसाइड करेगा एक्सेप्टेबल है कि नहीं। क्योंकि ऑडिटर ने यही देखना होता है मैनेजमेंट ने क्राइटेरिया सही सिलेक्ट किया कि नहीं किया। तो अब हम देखिए क्या कैसे इंश्योर करेगा ऑडिटर कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है। ऑडिटर शैल इवैल्यूएट वेदर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल कंसीडरिंग नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट। ठीक है, हमारे सिलेबस की हद तक लीगल रिक्वायरमेंट्स पे अगर आप फोकस कर लें तो काफी होता है कि लॉ ने जो कह दिया वो, या पाकिस्तान में लॉ ने कहा हुआ है भाई लिस्टेड कंपनीज है ना, या कोई भी IFRS है, हमने कहा ठीक है IFRS। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं होता, नॉन स्टैट्यूटरी एंगेजमेंट होती है। उसमें फिर मैनेजमेंट के पास डिफरेंट ऑप्शन, क्योंकि लॉ ने ना बताया होता, फिर हम नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर फाइनेंशियल की तरफ जाते हैं। हाँ, लेकिन अभी सिर्फ आप लीगल रिक्वायरमेंट के ऊपर फोकस करके कंसेप्ट पक्का कर सकते हैं। एग्जाम में आ जाए, लिखना चाह रहा हूँ, समझने के लिए एक ही पॉइंट बता रहा हूँ।
लीगल रिक्वायरमेंट्स। अगर फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड बाय लॉ है एक्सेप्टेबल, वरना नॉर्मली नहीं। लेकिन याद रखिए इसकी आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन होती है। प्रीमाइस आइडिया कैसे इंश्योर मैनेजमेंट एक्नॉलेज करती है, अंडरस्टैंड करती है अपनी रिस्पांसिबिलिटीज को, ऑब्टेन एग्रीमेंट। और राइटर और मैनेजमेंट के दरमियान में जो एग्रीमेंट होता है ऑडिट करने का, उसे क्या नाम देते हैं? एंगेजमेंट लेटर। एंगेजमेंट लेटर, ऑब्टेन एग्रीमेंट। क्लियर हो गया ये? अब देखें, हमने प्री कंडीशंस का कंसेप्ट में 3 चीजें पढ़नी होती है। ये एग्जाम में 3 तरह से टच करता है। या पूछेगा बताओ प्री कंडीशंस को डिफाइन करो, या पूछेगा बताओ कैसे इंश्योर करेंगे प्री कंडीशन प्रेजेंट है कि नहीं, या पूछेगा अगर प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है तो क्या कर लोगे, प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है तो क्या कर। हमने अभी तक 2 चीजें पढ़ी हैं। पहली चीज क्या पढ़ी? प्री कंडीशन, व्हाट आर प्री कंडीशंस। दूसरा, हाउ टू इंश्योर प्री कंडीशन आर प्रेजेंट। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? व्हाट इफ प्री कंडीशंस आर नॉट प्रेजेंट। अब ये भी 2 हिस्सों में जाएगा जवाब। क्यों 2 हिस्सों में? क्योंकि प्री कंडीशन 2 हिस्सों में है, तो आगे कैसे इंश्योर करना ये भी 2 हिस्सों में जाएगा। और अगर प्रेजेंट नहीं है तो ये भी 2 हिस्सों में। अब प्रेजेंट है तो क्या करना है? पहले इजी वे, अगर प्रीमाइस प्रेजेंट नहीं है यानी मैनेजमेंट एग्री नहीं की रिस्पांसिबिलिटी पे, सीधा सीधा एंगेजमेंट रिफ्यूज कर दो। अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है, ऑडिटर, अब सुनिए लिखने में क्या लिखेंगे, इफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज नॉट एक्सेप्टेबल, ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट प्रपोज्ड ऑडिट एंगेजमेंट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। ये जो अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ है ना, इससे आगे कहानी में ट्विस्ट आते हैं। यानी अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, अच्छा ये है बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन भाई, ये कैसे हो सकता है? अच्छा इसका मतलब पता है क्या कह रहा है कि अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अनएक्सेप्टेबल है लेकिन रिक्वायर्ड बाय लॉ है तो रिफ्यूज नहीं करना, अगर नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ है तो रिफ्यूज करना। यानी जो लाइन है, ऑडिटर इफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज नॉट एक्सेप्टेबल, ऑडिटर शैल रिफ्यूज एंगेजमेंट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। इसका मतलब क्या है कि अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है रिफ्यूज, अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ है रिफ्यूज नहीं, एक्सेप्ट करना है। ये अजीब सी सिचुएशन कि एक एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अनएक्सेप्टेबल है लेकिन फिर भी रिक्वायर्ड बाय लॉ है, फिर भी रिक्वायर्ड बाय लॉ है। एग्जाम्पल, अच्छा पहली चीज ये सुन लें कि ये पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में जो लॉ ने फ्रेमवर्क हमें बताया ना एप्लीकेबल, वो ऑडिटर के लिए एक्सेप्टेबल होता है, वो IFRS है। लेकिन कुछ कंट्रीज में हो सकता है, देखिए जिस तरह हर कंट्री का लीगल स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है, कहीं पे कानून की ज्यादा पाबंदी होती है, ज्यादा सख्त होता है, किसी मुल्क में कानून नरम होते हैं। उसी तरह अकाउंटिंग ऑडिटिंग भी इसी तरह किसी कंट्री की स्ट्रांग है, किसी कंट्री की इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो हो सकता है किसी कंट्री में वहां के लॉ में ये लिखा गया हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन मोजाम्बिक, इन तंजानिया, कोई दूर दराज के मुल्क, नमीबिया में। अच्छा सुनिए जरा, और उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे और वहां का अकाउंटिंग प्रिंसिपल में रिलेटेड पार्टी की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अब थोड़ी देर के लिए ये सिचुएशन समझ आ गई ना, रिक्वायरमेंट समझ आ जाएंगी। मुझे बताइए क्या एक ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, यूजर्स के लिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करना जरूरी है कि नहीं? क्या रिलेटेड पार्टी की इंफॉर्मेशन के बगैर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू एंड फिर भी प्रेजेंट करेगी? नहीं करेंगे। और क्या आप ऐसा फ्रेमवर्क एक्सेप्ट करेंगे जिसमें रिलेटेड पार्टी की रिक्वायरमेंट्स ही ना हो? मोस्ट प्रोबेबली नहीं करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हम अगर ऑडिट करने के लिए गए, हमें पता चला लॉ ने एक फ्रेमवर्क रिक्वायर किया है लेकिन वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं? उसमें डेफिशिएंसीज है। डेफिशिएंसी की एक एग्जांपल दे दी मैंने आपको कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं, जो हमारे ख्याल में एज ऑडिटर बहुत जरूरी होती हैं। तो ये है एग्जांपल। इस एग्जांपल को आपने ध्यान में रखना है कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नॉट एक्सेप्टेबल बट रिक्वायर्ड बाय, अगर तो रिक्वायर्ड बाय लाना ही है, सीधा मैनेजमेंट को भाई फारग एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क चेंज करो, सही वाला लेके आओ, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, सही वाला लेके आओ। नहीं लेके आते तो विड्रॉ कर, सॉरी रिफ्यूज कर देंगे। लेकिन अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है तो अनएक्सेप्टेबल लेकिन रिक्वायर्ड बाय लॉ है, अब क्या आप इसका ऑडिट करें? अब क्या हम मैनेजमेंट को कह सकते हैं चेंज करो? मैनेजमेंट के सर हम चेंज करना चाहे भी तो नहीं कर सकते, रिक्वायर्ड बाय लॉ है। अब क्या करेंगे? अच्छा आप सुन लें, हम एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे
अगर मैनेजमेंट हमारी 3 कंडीशंस मान ले, 3 शर्तें रखेंगे मैनेजमेंट के सामने। कितनी शर्तें? क्योंकि हम देखिए हम करना क्या चाह रहे हैं इन शर्तों से। इन शर्तों से हम ये चाह रहे हैं लीगल रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए, यानी उसी फ्रेमवर्क के मुताबिक ऑडिट हो, और फ्रेमवर्क में जो डेफिशिएंसी है वो भी पूरी हो जाए। हमारा मकसद नेक नीति है ना हमारी। उसे कहा ठीक है, अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नॉट एक्सेप्टेबल बट रिक्वायर्ड बाय लॉ, आप एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं 3 कंडीशंस के साथ। पहली कंडीशन, मैनेजमेंट से कहे एग्री करें, सर वो जिस डिस्क्लोजर के ना होने की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसलीडिंग है, ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं करती, आप उसको एडिशनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करें। अच्छा, फ्रेमवर्क ने रिक्वायर नहीं किया, लेकिन एडिशनल डिस्क्लोजर तो दे सकते हैं ना। हमने ठीक है, आप वो जो कमी फ्रेमवर्क में थी ना जिसकी वजह से हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल था, उस कमी को पूरा कर दें। कैसे पूरा कर दें उस कमी को? अच्छा बताइए, क्या ये डिस्क्लोजर इतना अहम है कि इसके ऊपर एमसीएस ऑफ मैटर दिया जा सके? क्या ये यूजर्स के लिए फंडामेंटल है? भाई जो डिस्क्लोजर इतना अहम हो सकता है कि उसकी वजह से फ्रेमवर्क नॉट एक्सेप्टेबल है, वो इतना अहम भी हो सकता है कि यूजर्स के लिए फंडामेंटल हो। तो मैनेजमेंट से कहेंगे एडिशनल डिस्क्लोजर दो, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडिशनल डिस्क्लोजर देगी। हम ऑडिट रिपोर्ट में क्या करेंगे? एमसीएस ऑफ मैटर देंगे उस एडिशनल डिस्क्लोजर का, और रिपोर्ट में ट्रू एंड फेयर व्यू का वर्ड यूज नहीं करेंगे। कोई स्टूडेंट बता सकता है क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि असल में हाँ, ये आईएफआरएस वगैरह के मुताबिक, ये तो लीगल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है, तो ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है, ये तो एक तरह से कंप्लायंस फ्रेमवर्क बन गया। कंप्लायंस फ्रेमवर्क समझा मैंने हमने? तो खुद सोचे, एक तरह से ये कंप्लायंस फ्रेमवर्क नहीं बन गया, क्योंकि रिक्वायर्ड बाय लॉ है और आईएफआरएस नहीं है, आईएफआरएस नहीं है और रिक्वायर्ड बाय। तो इसीलिए तीसरा, हम रिपोर्ट के अंदर ट्रू एंड फेयर व्यू का वर्ड यूज, और ये बातें स्टार्ट में ही एंगेजमेंट लेटर में एग्री कर ले तो अच्छा है, बाद में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन फर्ज कीजिए मैनेजमेंट ये 3 कंडीशन भी नहीं मानती। कौन सी 3 कंडीशन? एडिशनल डिस्क्लोजर देने की, एमसीएस ऑफ मैटर की, ट्रू एंड फेयर व्यू के वर्ड ना लिखने की। अब बताइए, क्या एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं? अभी भी कर सकते हैं। क्यों बोला? रिक्वायर्ड पहला है। लेकिन अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसलीडिंग है, एग्री करते हैं? क्योंकि इनमें एक रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर था जो बहुत अहम था, वो नहीं है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग है। बताइए मिसस्टेटेड है कि नहीं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्योंकि एक रिक्वायर्ड जरूरी था डिस्क्लोजर, वो नहीं है। मिस स्टेटमेंट, हाँ, ओपिनियन मॉडिफाई। हम देखेंगे हमारी रिपोर्ट पे क्या इफेक्ट है, और जो भी इफेक्ट होगा वो एंगेजमेंट लेटर के थ्रू बता देंगे। अब स्टैंडर्ड ने ये नहीं बताया कि इफेक्ट क्या हो सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर इफेक्ट मटेरियल है, क्वालिफाइड ओपिनियन, परवेसिव है तो, यानी फर्ज कीजिए, अब मुझे बताइए, प्रीमाइज क्विकली, प्रीमाइज प्रेजेंट नहीं है, क्या करना है? अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है, नॉट एक्सेप्ट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अनएक्सेप्टेबल है लेकिन रिक्वायर्ड बाय लॉ है, तो क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे 3 कंडीशंस के साथ। कौन सी कंडीशंस? एडिशनल डिस्क्लोजर, एमसीएस ऑफ मैटर, ट्रू एंड फेयर व्यू का वर्ड नहीं लिखना। अगर मैनेजमेंट कंडीशन मान ले, बहुत अच्छी बात। अगर नहीं मानती, फिर भी एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन इवैल्यूएट करेंगे इफेक्ट ऑफ मिसलीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन ऑडिट रिपोर्ट। और ऑडिट रिपोर्ट में क्या इफेक्ट होगा? या मॉडिफाइड या क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स। और जो भी इफेक्ट होगा मैनेजमेंट को बता देना चाहिए। कैसे बताएंगे? एंगेजमेंट लेटर में लिख के, जो भी हमने देना है। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? ये आसान है, सिर्फ 3 चीजें। इसके एंड में मैं असाइनमेंट के तौर पे नहीं दे रहा, इसलिए रिटर्न नहीं करना, लेकिन रीडिंग में एंड में क्वेश्चन पढ़ लीजिए। खासतौर पे इसका एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक क्वेश्चन इसका बहुत, क्वेश्चन 1 बहुत अच्छा है। नहीं, ये पढ़ लीजिएगा सिर्फ, ये जब आप याद करने के बाद पढ़ेंगे ना तो फौरन समझ आ जाएगी क्या करना। ये स्ट्रॉबेरी वाला है, स्ट्रॉबेरी वाला है, हाँ स्ट्रॉबेरी वाला भाई, स्ट्रॉबेरी वाला। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।